नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात हम यहाँ पर सरसों की करेंगे, जहाँ पर कीमतों पर दबाव कायम है। लगातार दूसरे साल मंडियों में सरसों के दाम एमएसपी के नीचे बने हुए हैं। अब किसानों की निगाहें सरकार को देख रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आचार संहिता लगने के कारण सरकार से कोई नीतिगत फैसला आने की उम्मीद नहीं है। नेफेड की खरीदारी शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यही एक विकल्प है? क्या कीमतों में तेजी लाने के लिए कुछ और नहीं किया जाएगा? और किन कारणों से सरसों में दबाव यहाँ पर बरकरार है? देश की एडिबल ऑयल इंडस्ट्री सरसों और देश में खाने के तेल की कीमतों पर क्या कहती है, इसी पर अपनी खास पेशकश में आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री ट्रेड के चेयरमैन सुरेश नागपाल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में इस मुद्दे पर क्या कहा। अगर डीओसी एक्सपोर्ट, मस्टर्ड डीओसी एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा इंसेंटिव मिल जाए और हमारे को जाने लगे और 15-20 लाख टन हमारा तेल वहां से आ सकता है, 25 से 30 लाख टन क्रशिंग हो सकती है अगले 2-3 महीने में, और पैरिटी उसकी रिफाइंड हो जाएगा सरसों का और डीओसी उधर चली जाएगी, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस बन जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव नहीं आएगा एमएसपी के ऊपर माल खरीदने में। ऑटोमेटिकली बाजार जो है वो सरसों जो है अगर 100, 200, 300 रुपए कम भी होती है एमएसपी से भी, तो भी किसान उसको मंडी में लाके बेचता है। ऐसा नहीं है कि वो रोक लेता है। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को अभी करना पड़ेगा। ड्यूटी की हम कोई उम्मीद अभी कर नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं अगर डीओसी एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा हमारे को इंसेंटिव मिल जाता है इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री चलने के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा वो मिल जाएगा। 2-3 महीने के लिए अच्छा बूस्ट मिल सकता है। और इस पे सरकार का बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, टोटल 600-700 करोड़ रुपए का खर्चा है, जो कि मैं समझता हूँ इम्पोर्ट बिल के आगे कुछ भी नहीं है। आप देखिए पिछले 5 साल में जब से आत्मनिर्भर की बात मोदी जी ने की है, हम लोग 65-70 लाख टन हमारी क्रॉप होती थी, 125 पे आ गए हैं। इस बार इसको नहीं संभाला गया, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं किसान थोड़ा डाइवर्ट होगा। सरसों ही ऐसी है जिसमें हमारे को 40% तेल मिल सकता है। बाकी सोयाबीन हमारे को सिर्फ 18% तेल मिलता है, बाकी सारा उसमें चला जाता है, डीओसी में चला जाता है। इसमें हम अगर 30 लाख टन सरसों, आज हमारे पास 100 लाख टन की कंजप्शन है मस्टर्ड ऑयल के नाम से, लेकिन हमने 12 लाख टन हम पीछे लेके आ रहे हैं, 23 लाख टन ये हो गया। अगर ये 35 लाख टन का निपटान करना, खाली नेफेड के गोदाम में भेज देना, कोई मैं समझता हूँ समस्या का समाधान नहीं है। हमारा तो समाधान ये है कि 125 लाख टन सरसों हुई है, 12 लाख टन कैरी फॉरवर्ड है, तो हमारे को विद इन 1 ईयर अगली फसल आने से पहले पहले इस सबको क्रश कर देना चाहिए। अगर हमारे पास मस्टर्ड की कंजप्शन 100 लाख टन में 30-35 लाख टन तेल की है, तो हमें बाकी तेल के लिए 25-30 लाख टन को रिफाइंड में भेजना ही पड़ेगा और इसको डायरेक्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से निकालकर डीओसी एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए। और हमारी जो खल पशु चारे की जो डिमांड है वो भी हमारी 65 लाख टन के आसपास है, 5-6 लाख टन पर मंथ की, वो भी हमारी पूर्ति होती रहेगी। तो लोकल ना तो किसान के ऊपर कोई दबाव आएगा, ना कंज्यूमर को कोई बढ़ोतरी पैसा नहीं देना पड़ेगा, और हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा। ऑलराइट, ये तो बातचीत हमने की थी आज सुबह 11:30 बजे, जहां पे उन्होंने 3 ही चीजें यहां पर बताई हैं जो की जा सकती हैं। एक तो ये कि डीओसी एक्सपोर्ट को यहां पर कोई सपोर्ट मिले, नेफेड की खरीदारी है उसका ऑफकोर्स यहां पर लगातार सपोर्ट भावों में आता हुआ नजर आएगा ही, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली कि ये पूरा का पूरा अगर क्रश नहीं हो जाता है अगले सीजन से पहले, तो फिर एक तीसरा साल भी हम ऐसा जाता हुआ देखेंगे जहां पर भाव परहैप्स एमएसपी के नीचे ही रहेंगे। आपसे बात करना चाहेंगे अनिल छतर जी, काफी हद तक तो नंबर्स यहाँ पर क्लियर होते हुए नजर आए हैं और क्या सोल्यूशंस हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स थोड़ी मुश्किल ये चढ़ाई होने वाली है एज एन इंडस्ट्री के लिए, जिस तरह की अवेलेबिलिटी है आपके सामने। कोइट और मोपा ने कल सेमिनार किया था, चतुर्वेदी साहब भी उसमें मौजूद थे। उन्हीं की गाइडलाइंस में हमने काम किया। 123 लाख टन की क्रॉप वहां करी, 12 लाख टन कैरी फॉरवर्ड है, 135 लाख टन है। जब कोई चीज की चिंता होती है, और चिंता पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट है इसमें। 10% आप ड्यूटी बढ़ा दो, 10% एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव दे दो, और 10% आयात कम कर दो, सरसों का रिफाइंड बन जाएगा, सरसों खप जाएगी। लेकिन वो तीनों चीज 3 महीने के लिए पेंडिंग हो गई। अब 3 महीने बाद नई शुरुआत होगी, उसमें गवर्नमेंट का क्या स्टेप होगा। अभी तो गवर्नमेंट के पास एक ही विकल्प है एमएसपी पे माल लेने का। 14-15 मार्च से राजस्थान में एमएसपी पे माल खरीद चालू कर दी है। अप्रैल के फर्स्ट वीक से वो स्पीड पकड़ लेंगे, अच्छी स्पीड पकड़ लेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कम से कम एमएसपी से जो इतना डिफरेंस चल रहा है, वो कम 4-5% के डिफरेंस पर रह जाएगा। अगर गवर्नमेंट की खरीद अच्छी हो गई
गवर्नमेंट ने जो टारगेट अपना 28 से 30 लाख टन रखा है उसमें 25 लाख टन के आसपास भी पहुंच गए और 3 महीने में 25 लाख टन। तो नो डाउट सरसों की कीमतों में सुधार आएगा, लेकिन किसान के लिए सब बात सोचने के लिए अभी मुझे लगता है 3 महीने का समय देरी है, ऐसा मेरा मानना है। अतुल जी, ऑफ कोर्स अच्छा खासा ये एक इवेंट रहा और हमने सभी जो मेजर एडिबल ऑयल एसोसिएशंस हैं इसमें उनको जुड़ते हुए भी देखा। आपकी क्या सेंस है, बिकॉज जैसे अनिल जी भी कह रहे थे कि पिछले 6-8 महीने से काफ़ी दिक्कत वाला सीन है और अब तो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है तो सरकार की तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, फसल बाजार में आ रही है, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो बाजार अब देखेगा वो है कि नेफेड कितनी खरीदारी करता है? देखिए, नेफेड के रोल तो ठीक है, प्राइस के स्टेबलाइजेशन के लिए है, वो तो समझ में आती है बात, पर प्राइस स्टेबलाइजेशन के और भी बहुत तरीके हैं। और जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सुरेश का वो वीडियो दिखाया था, बड़ा सेंसिबल चीज है। अगर ये अजीबोगरीब बात है कि हिंदुस्तान एक तरफ तो 16-16.5 मिलियन टन तेल इंपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ नेफेड गोदाम भर रहा है और वो अगले सीजन के लिए भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये अतिशयोक्ति है। ये दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। हिंदुस्तान को जो भी इस साल का प्रोडक्शन है वो कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर जो सजेशन जो दिया है क्या नाम सुरेश भाई ने कि एक्सपोर्ट में इंसेंटिव कुछ आप दीजिए डीओसी को निकालने में, तो दैट विल हेल्प द इंडस्ट्री एंड दैट विल हेल्प की क्रशिंग इस पीरियड में भरपूर हो जिस समय आवकें बहुत तेज होती। इसके क्या नाम डीओसी के सिलसिले में एक और चीज मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा और वो मेरे समझ से सोयाबीन इंडस्ट्री के लिए भी रेलेवेंट है। देखिए, आज मेज एथेनॉल के ऊपर गवर्नमेंट का काफी ट्रस्ट हो गया है और मेज एथेनॉल का एक बाय प्रोडक्ट होता है DDGS और DDGS उसमें भी काफी हद तक प्रोटीन रहता है, काफी प्रोटीन रहता है और वो इंटरनेशनली और हिंदुस्तान में भी आज की तारीख में पोल्ट्री इंडस्ट्री और कैटल फीड इंडस्ट्री में यूज होने लगा है, विच मीन्स कि जितना वो उसका यूसेज बढ़ेगा क्योंकि वो प्राइस वाइज कंपेटिटिव है, उतना ही मस्टर्ड और सोयाबीन मील की खपत में रोक आएगी। तो मैं समझता हूँ इसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अपने यहाँ इन चीजों का भरावा हो जाएगा और अकेला अगर मतलब मील का निकास नहीं हुआ तो सारा कुछ कॉम्पनसेशन आएगा ऑयल के ऊपर। ऑयल एक हद से ज्यादा बढ़ नहीं सकता क्योंकि आपने इंपोर्ट ड्यूटी को कंट्रोल किया हुआ और ऑयल इंडिया इज नॉट द प्राइस मेकर, इंडिया इज द प्राइस टेकर। तो वर्ल्ड क्या प्राइस चलता है उस हिसाब पे चलेगा। तो मैं समझता हूँ ये सजेशन बहुत सेंसिबल है और हिंदुस्तान को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अभी देंगे या 2 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे तो दवा थोड़ी लेट हो चुकी होगी, मरीज तकलीफ में आ चुका होगा। ऑल राइट, अनिल जी, जिस तरह की सिचुएशन है और जैसे सुरेश जी ने भी कहा, अतुल जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज इंडस्ट्री के लिहाज से, तो इंडस्ट्री की एज ऑफ नाउ अब इसको लेकर क्या मंशा है? इंडस्ट्री पिछले 1.5 साल से डिस्पैरिटी में चल रही है। 4 से 5 रुपए किलो की डिस्पैरिटी बनी हुई है तेल में, लेकिन पैरिटी सिर्फ ब्रांड वालों को बनी हुई है। जैसा कि सुरेश जी ने भाई साहब ने बताया, अतुल जी भाई साहब ने बताया, गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन सोचने का टाइम हमने हमारी मांग की थी, हम 1.5 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है अगले 1.5 महीने गवर्नमेंट हमसे मांग कर रही है कि वोट दो, तो हमारे पास तो अभी और कुछ ऑप्शन है नहीं वोट देने के अलावा। हम वोट देंगे और सरकार हमारी सुनेगी ऐसा हमको लगता है, लेकिन उसके लिए 3 महीने लगेंगे। 10 से 15% इंसेंटिव देना जरूरी है, 10 से 12% ड्यूटी बढ़ाना जरूरी है, तो ही हमको इंपोर्ट से आजादी मिलेगी, हमारा इंपोर्ट कम होगा, किसान को दाम मिलेंगे। आने वाले साल में हम आपके चैनल पे आज 123 लाख टन की बात कर रहे हैं, हो सकता है 140-50 लाख टन की बात करेंगे। किसान को भाव चाहिए, किसान को और कुछ भी नहीं चाहिए। जीरा 6,000-60,000 रुपए बिका, किसान ने ट्रिपल कर दिया। सरसों 8,000 रुपए बिकी, किसान ने 1.5 कर दी। सोयाबीन 10,000 रुपए बिका, किसान ने 1.5 कर दी। तो किसान को भाव चाहिए, किसान को भाव दिलाना होगा। भाव दिलाने के लिए 2-3 सजेशन जो सारी इंडस्ट्री लिख रही है, वो सजेशन सरकार को मानना चाहिए, सुनना चाहिए।
तो ही आगे काम चलेगा, इंडस्ट्री भी चलेगी, इंपोर्ट भी रुकेगा और किसान को पैसा भी मिलेगा। ऐसा सोचना अनिल है। जी, अगर अब 2-3 महीने आगे कुछ नहीं होता और बाजार में फसल भी आती है और नेफेड कितना खरीदेगी हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, और जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री तो यहाँ पर डिस्पैरिटी पे लॉस में इन एनी केस काम कर ही रही है, तो अगर ये सारे के सारे मुद्दे हम सामने रखें तो क्या लगता है कि प्राइसेस अब यहाँ से कहाँ जाएंगे और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है? नहीं, प्राइसेस जो है एक तरफ एमएसपी पे 5,650 पे माल साइड में तुलेगा, जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि सरसों मंडियों में 4,900 से 5,000 से नीचे जो अभी दाम चल रहे हैं उसमें 2% से ज्यादा की मद्दे की संभावना अगले 1-1.5 महीने तक नहीं है। दूसरा, अभी फिलहाल इंपोर्ट भी कम है, विदेशी तेल भी बढ़े हुए हैं, नीचे से 100 से $150 इंपोर्ट में भी तेजी आई है, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से और दबाव आवे। मैक्सिमम यहाँ से 2 से 3% की मद्दी सरसों में और आ सकती है, देखने को मिल सकती है। और किसान को ज्यादा से ज्यादा माल एमएसपी पे सरकार को तोड़ना चाहिए। अतुल जी, ऑफ कोर्स अगले 2-3 महीने तो कैसे तैसे भी यहाँ पर इंडस्ट्री को निकालने ही होंगे, और जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, चलिए चाहे 1.5-2% जितना ही है, लेकिन भाव ऊपर तो यहाँ से जाते हुए नजर नहीं आते। जैसे सुरेश जी भी कह रहे थे कि किसान अपना माल रोक नहीं पाएगा, रोकता है भी नहीं, स्पेशली जब हम सरसों की यहाँ पर बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज की तारीख में देखिए, मैं देख रहा हूँ कि 15 लाख बोरी ऑलमोस्ट एवरी डे आने लग गई है, तो ये काफी बड़ा क्वांटिटी है और नेफेड पूरा माल नहीं संभाल सकती, कितनी भी ताकत हो नेफेड के अंदर। तो मैं समझता हूँ नेफेड एक मतलब समझिए जो भी माल आ रहा है उसका 20-30% उठा लेगी, तो कहीं ना कहीं बाजारों में प्रेशर तो डेफिनेटली बनेगा। और इंपोर्ट ड्यूटी आज की तारीख में गवर्नमेंट कुछ कम करने वाली दिखती नहीं है। इंटरनेशनली भी बाजार अब इस लेवल से थोड़ा भागना मुश्किल दिखता है। मैं समझता हूँ ओवरबॉट सिचुएशन हो गई इंटरनेशनली भी। और जहां तक डोमेस्टिक का सवाल है, अभी मस्टर्ड की क्रशिंग भी फुल फ्लेजेड हो जाएगी, होली की मांग भी कम हो चुकी होगी, होली की मांग तो ऑलरेडी कम होना चालू हो गई है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके, और जहां तक इंपोर्ट का सवाल है, जो ये बात अनिल बोल रहा था, इंपोर्ट हिंदुस्तान ने लास्ट क्वार्टर पिछले साल में बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया था, जो इस क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24 में कम किया है, तो जिसका अपने को बाजारों में वो दिखाई दे रहा था। पर मार्च महीने में और अप्रैल महीने में मैं समझता हूँ इंपोर्ट काफी बढ़ गया, हिंदुस्तानियों ने काफी कवर किया है। अप्रैल मई में इंपोर्ट भी काफी ज्यादा दिखाई देगा, तो इंपोर्ट भी ज्यादा और डोमेस्टिक क्रश भी भरपूर, तो ये सारी चीजें बाजारों को थोड़ा बहुत दबाव तो डालेंगी आने वाले दिनों में। चलिए, और एग्जैक्टली यही सरकार भी चाहती है कि इलेक्शन से पहले ज़्यादातर खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके प्राइसेस थोड़े दबाव में रहें, और अगले 2-3 महीने मंशा भी यही नज़र आती है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की डिमांड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स के साथ हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी कोई निकाल या कोई सपोर्ट सरसों के प्राइसेस में निकलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा शायद नहीं है। बहुत शुक्रिया अतुल जी, अनिल जी, आपका समय निकालने के लिए और सरसों के ऊपर वो चर्चा के लिए भी। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे वंदना भारती को अपने साथ, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। सिक्योरिटी से वंदना भारती हैं। वंदना, नमस्कार। आपने सरसों के बारे में तो वो सारा डिस्कशन सुना, एंड स्टार्ट खाने के तेलों से ही कर लेते हैं, जहां पर काफ़ी असमंजस वाली स्थिति है। कैसे देखती हैं आप ये सेक्टर? मनीषा, मुझे दो चीज लग रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। मुझे एक तो लग रहा है कि कंज्यूमर के लिए अच्छा मैसेज जा रहा है कि प्राइसेस नीचे रहेंगे, लेकिन किसानों के लिए ये बिल्कुल अच्छा मैसेज नहीं है, जबकि हम एडिबल ऑयल मिशन की तैयारी कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि कुछ ट्रेड यहाँ पे डिसीजंस लिए जाने चाहिए, लेकिन टेक्निकली अगर मैं इंटरनेशनल में पाम ऑयल की बात करूँ, सोया ऑयल, सोयाबीन की बात करूँ, तो मुझे एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में पाम ऑयल है, मुझे लग रहा है 4500-4600 रिंगिट्स की तरफ जाता हुआ हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे ऑयल प्राइसेस अभी ऊपर की तरफ जा सकते हैं, एटलीस्ट 5-6%। हमारे यहाँ सरसों में नीचे की तरफ का भाव आता हुआ हम देख सकते हैं 4-5% तक का। तो मेरे ख्याल से अगर बात हो रही थी कि अप्रैल मई में अगर इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी हो जाएगी कि हम हायर साइड पे इंपोर्ट करके लोअर साइड में अपने किसानों का माल बिकने दे। तो मेरे ख्याल से ये डबल लॉसेस की बात यहाँ पे हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे, घरेलू बाजार में सरसों को थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि डाउन साइड यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर बैंड की बात करें तो करीब करीब मुझे 57-50 से लेके नीचे की तरफ 54-50 तक का लग रहा है सरसों में। यानी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद एज ऑफ नाउ यहाँ से नज़र नहीं आती है। साथ ही बाकी एग्री कमोडिटीज़ की बात यहाँ पर अगर वंदना की जाए तो कुछ मुनाफा वसूली आज मसालों में देखने को मिली। जीरा ऑफ कोर्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड अभी भी यहाँ पर कारोबार करता हुआ।
जीरे में एक चीज़ बार-बार है कि 22,500 जो है बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट है, इससे नीचे ये नेचुरल गैस की तरह डाउनसाइड पॉसिबिलिटी अब इसकी बड़ी कम हो गई है और निचले स्तर से हर बार यहाँ पे बाइंग आ रही है। मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग में रहना चाहिए, 25,600 के करीब यहाँ पे बाइंग करें, 28,000 तक का एक पोजिशनल ट्रेड होगा, उससे पहले अगर आपको बुक करना है तो करीब-करीब आप यहाँ पे 26,800 पे भी बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 25,000 का। तो पहला जो ये रहेगा कि करंट मार्केट प्राइस पे भी यहाँ पे बाई कर सकते हैं, 26,800 का पहला टारगेट होगा, जो दूसरा होगा वो करीब 28,000 का होगा। तो मेरे ख्याल से अब जीरे में भी क्योंकि एक्सपोर्ट यहाँ पे इम्प्रूव हुई है, तो यहाँ पे अराइवल प्रेशर भी इसने देखा है आता हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट इंप्रूवमेंट के साथ मुझे लग रहा है कि अब निचले स्तर से बाइंग आएगी और जो प्रीमियम है स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच में वो यहाँ पे मिनिमाइज हो सकता है। साथ ही अगर गुआर पे नजर डालें तो यहाँ पर भी 10,000 के आसपास के पास प्राइसेस हैं। वंदना, यहाँ पर क्या कोई ट्रेड बनता दिखता है आपको, या फिर आपको लगता है बहुत ही नैरो रेंज अब यहाँ पर होती जा रही है? काफी नैरो रेंज है और 4 डिजिट में आ गया है गुआरगम और बार-बार हम देख रहे हैं कि 10,000 से ऊपर जाता है लेकिन नीचे की तरफ के जा रहा है। लेकिन इसमें एक है कि 9800, 9700 इससे नीचे ये कमोडिटी स्टे नहीं करती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में रहूंगी। मुझे लगा कि 9975 के करीब सेलिंग करना चाहिए। 9800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 10,050 का। लेकिन ये बिल्कुल आज से कल के लिए एक शॉर्ट कॉल है। जो यहाँ पे पोजिशनली बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए 9800 एक अच्छा लेवल रहेगा जहां से बाइंग करें और 10,500 तक का टारगेट रखें। तो एक रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है, लगातार बाइंग सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटीज दे रही है। साथ ही वंदना, बहुत सारे डेटा, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स, यूएस फेड की तो है ही, बाकी काफी सारे सेंट्रल बैंक्स की है, जापान की तो कल ही है। तो इन सब के चलते काफी वॉलेटाइल ये हफ्ता रहने वाला है, लेकिन नॉन एग्री स्पेस में कहां पर होगी आपकी नजर? जी 3 सेंट्रल बैंक्स मीटिंग है, सब में अनचेंज रहने की यहाँ पे उम्मीद है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फेड अगर थोड़ा सा हॉकिश कमेंट दे दे कि अगले मीटिंग में भी वो अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं करता है तो ये बेयरिश होगा यहाँ पे गोल्ड के लिए। और इंडिकेशंस आ रहे हैं मनीषा, यहाँ पे देखिए अपने हाई से इसने मतलब 66,350 से ऊपर गया था, अब ये 1000 पॉइंट नीचे है। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि थोड़ा सा बाइंग साइड को अवॉइड करना चाहिए, जबकि आज भी ये तेजी में कारोबार कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर 65,100 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो एक फॉल आता हुआ अब हम देख सकते हैं गोल्ड में। तो हायर साइड पे बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लग रहा है 65,100 तक प्राइसेस आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे इस हफ्ते में आता हुआ देख सकते हैं 64,600। लेकिन बाइंग में मुझे लग रहा है कि कैसी कमोडिटी है जो बार बार सपोर्ट से उठ रही है, ज्यादा अपसाइड नहीं है, ये है नेचुरल गैस। 145 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 152 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 156 का है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 141 का। जी हाँ, अच्छा खासा उछाल नेचुरल गैस में देखने को मिला है, 5% की तेजी के साथ कारोबार। और जैसे आपने कहा डिप्स पे खरीदारी यहाँ पर ऑलमोस्ट लौटती हुई नजर आई है। लेकिन वरना यही हाल काफी हद तक कच्चे तेल का भी है, क्योंकि 83 तक अटकता रहा, फिर 85 के ऊपर नहीं जा रहा था और अब 86 के ऊपर के कारोबार यहाँ पर बनते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स वहां से कुछ मुनाफा वसूली, लेकिन इन द पॉजिटिव फिलहाल भी आपको लगता है यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन है? मुझे लग रहा है कि एक डाउन साइड देखने को यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन अभी इसने टेक्निकली यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि यहाँ पे डाउन साइड आएगा। मुझे लग रहा है कि 67.25 से नीचे हो तो ही यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 66.50 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 67.75 का। ये कमोडिटी में एक करेक्शन आना चाहिए, लेकिन वेट एंड वॉच करें, वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि न्यूज जब डिसरप्शन के आते हैं या फिर आता है रशिया से कोई अगर ड्रोन अटैक की न्यूज आ जाती है तो फिर ये टेक्निकल चार्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। वेल एब्सोल्युटली। और अच्छी खासी बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। अगर इस साल की ही बात करें तो दोनों ही कच्चे तेल के बीच में करीबन 11 से 13% की तेजी अब तक दर्ज की जा चुकी है। लेकिन बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, और वो सारी स्ट्रैटेजीज के लिए भी। ब्रेक का समय है, वापस आएंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।